हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये जुलाई मंथ का हमारा लास्ट वाला यानी कि फोर्थ पार्ट है। और इस वीडियो के साथ जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो वहां जाकर के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। तो वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभालते हैं ये, और निर्वाचन क्षेत्र इनका हरिद्वार है। अच्छा, वैसे भी आपको पता ही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो अभी इन्होंने ही मनोदर्पण नाम की इस पहल को शुरू किया है। एक्चुअली में इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। अभी कुछ समय पहले इन्होंने युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था। बाकी हर्षवर्धन जी की बात करेंगे, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं ये, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। और इन्होंने क्या किया था, क्यों न्यूज में थे ये? एक तो आपको याद होगा ई ब्लड सर्विस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था इन्होंने। उसके अलावा कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल आई लैब को भी लॉन्च किया था। प्रहलाद जोशी की बात करेंगे, कोयला मंत्री हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक, और इन्होंने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करेंगे, इनका निर्वाचन क्षेत्र है मोरेना मध्य प्रदेश, कृषि मंत्री हैं ये। इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा गरीब किसान कल्याण रोजगार अभियान के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। फिर है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2022 तक के लिए। ये इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप, पर अभी कोविड-19 के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया। अब ये 2022 में होंगे, और होने वाले कहां पर थे? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी आप जानते ही हो 2023 में आपके आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे। वो कहां पे होंगे? वो भारत में होंगे। उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस वो फरवरी में होने वाले थे, अब वो नवंबर में होंगे। साल तो 2023 ही रहेगा। अच्छा, 2022 में आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप भी होंगे कतर में, और 2022 में जो आपके डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे, अब उन्हें स्थगित कर दिया गया। अब वो होंगे 2026 में। उसके अलावा एशिया कप टूर्नामेंट ये आपके श्रीलंका में होने थे 2020 में ही, लेकिन अब ये 2021 में होंगे। अच्छा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कब होंगे और कहां पे होंगे? तो 2021 में होंगे न्यूजीलैंड में, ये भी याद रखना। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। अब इस योजना में क्या होगा? तो इसमें राशन की होम डिलीवरी की जाएगी, और साथ ही इसे केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है उससे भी जोड़ा जाएगा। मतलब इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचा दिया जाएगा। तो उन्हें अब राशन की दुकानों पर जाना नहीं पड़ेगा, लंबी लंबी लाइनों पर लगना नहीं पड़ेगा। दिल्ली की बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनेगा। उसके अलावा अभी दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था। अभी दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया था, और दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। इसके अलावा ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था, और 5T प्लान भी शुरू किया था कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर है सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की जो बुक है, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा बलदेव सिंह ने लिखा है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं ये बलदेव सिंह, और इन्होंने ही लिखा है इस बुक को जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। और इस बुक में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बारे में बताया गया है। ये वही उधम सिंह हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग के आरोपी जनरल डायर को लंदन जाकर के गोली मार दी थी। तो बुक का नाम और लेखक का नाम आपको याद रखना है। बाकी एस हुसैन जेदी ने अभी कौन सी बुक लिखी थी? द एंड गेम नाम का नॉवल लिखा था इन्होंने। और तेनजिन गेये टेथोंग, याद होगा अभी आपको, दलाई लामा की आत्मकथा लिखी थी इन्होंने, और उसका नाम क्या था? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर बिजली लाइनों ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो इससे लाइनों में जो फॉल्ट वगैरह होंगे वो कहाँ पर है?
इसका तेजी से पता लगाया जा सकेगा। अब फॉल्ट वगैरह का तेजी से पता चल जाएगा तो बिजली की कटौती से होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। अच्छा, ड्रोन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो अभी करंट अफेयर्स में रहे थे। एक तो आपको याद होगा, ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया था। उसके अलावा HDFC एर्गो ने भारत का पहला ड्रोन को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की थी और इंदौर पहला शहर बना ड्रोन की मदद से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला। फिर है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा 2023 तक। तो भारतीय रेलवे ने कहा है कि 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्य की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। वैसे अभी तक असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां पहले से ही रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है। बाकी मणिपुर रह गया, मेघालय, इनको 2022 तक और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को 2023 तक जोड़ दिया जाएगा। भारतीय रेलवे से कुछ पॉइंट्स याद आते हैं आपको? चलो मैं रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि भारतीय रेलवे ने कब तक अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड यानी कि विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होना चाहिए 2030 तक। उसके अलावा याद रखो, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। इस ब्रिज का नाम है अंजी खड़ ब्रिज, जो कटरा और रियासी को जोड़ेगा आपस में। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, नागपुर और कोरबा के बीच में। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टैक ट्रेन ये पहली बार भारत में चली थी। कहां से कहा? पालमपुर और बोटाड के बीच में, ये गुजरात में। उसके अलावा याद रखना, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन में जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। वैसे वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। फिर प्लाज्मा दान अभियान किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने नई दिल्ली के एम्स में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है। इसमें दिल्ली पुलिस के 32 जवानों ने प्लाज्मा दान किया, तो इससे सभी लोगों को प्लाज्मा दान करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो याद होगा आपको, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग जिसका नाम है प्लेटिना प्रोजेक्ट, ये शुरू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो आंसर कर दोगे केरल। और पहला सरकारी अस्पताल जहां पे प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई ये उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम है किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, इस तरह का नाम है उसका। फिर है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मेरी ली ट्रंप ने। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भतीजी यानी कि नीस है ये मेरी ली ट्रंप, उन्होंने लिखी है ये किताब। बाकी स्टीफन किंग की बात करेंगे, इन्होंने अभी इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक लिखी थी। मैरी जॉर्डन की बात करेंगे, इन्होंने मेलानिया ट्रंप के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। रस्किन बॉन्ड ने इसी साल 2 बुकें लिखी है, एक तो लिखी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और एक लिखी थी होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अच्छा देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी आपकी बुक्स करंट अफेयर्स में रही है वो सारी बुक्स मैंने आपको कवर करवा दिया है 3 पार्ट में। वो तीनों पार्ट के ऑडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन तीनों पार्ट को सुन करके सारी बुक्स आप कवर कर सकते हैं। उन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो वहां मिल जाएंगे। फिर है मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारी जो खाद्य व प्रसंस्करण यानी कि फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने। भटिंडा पंजाब इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे बना था? और ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये आंध्र प्रदेश में बना था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क। अच्छा, अगर देश का पहला मेगा फूड पार्क की बात करेंगे तो वो भी आपके चित्तूर आंध्र प्रदेश में बना था जिसका नाम था श्रीनी मेगा फूड पार्क। देखो, मेगा फूड पार्क का उद्देश्य यही है कि किसानों को, प्रसंस्करणकर्ताओं को और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लेकर के आना जिससे सबको बेनिफिट मिल सके, साथ में किसानों को भी अच्छा खासा बेनिफिट हो। फिर एक किसे करूर वैश्य बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रमेश बाबू को। तो रमेश बाबू
अच्छा, MD-CO तो ये बनी गए हैं और इसी के साथ इन्हें एडिशनल डायरेक्टर भी बनाया गया है। ये PR शेषाद्री का स्थान लेंगे। अच्छा, शेषाद्री से आपको कुछ याद आता है क्या? अभी CS शेषाद्री ये गणितज्ञ थे और अभी इनका निधन हो गया। और शेषाद्री से एक और पॉइंट वैसे आप लिंक कर सकते हो, शेषनाग। ये भारतीय रेलवे ने जो अभी सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी ना, 2.8 किलोमीटर, मैंने आपको पीछे बताया था, उसका नाम है उस लंबी रेलगाड़ी का शेषनाग। बाकी P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने। अश्विनी कुमार तिवारी की बात करेंगे, SBI कार्ड्स के MD-CO बने। और अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने। करूर वैश्य बैंक की बात कर लें तो स्थापना इसकी 1916 हुई थी और हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। MD-CO तो यही बन गए, रमेश बाबू। और इसका टैगलाइन क्या होता है? स्मार्ट वे टू बैंक। फिर एक किसे टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा अर्नब चौधरी को। और उन्हें यह अवार्ड भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। एक्चुअली इनका निधन हो गया था 25 दिसंबर 2019 को, तो उसके बाद यानी कि मरणोपरांत इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। ये भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे और इनकी एक एनिमेशन फिल्म आई थी, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, और ये ऑस्कर के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन मूवी थी। तो इनका नाम है अर्नब चौधरी। टूनज मीडिया अवार्ड मिलेगा इन्हें मरणोपरांत। बाकी केजंग दी थोंगडॉक, इनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म निर्माता है और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। बाकी के शिवन आप जानते ही हो, इसरो के अध्यक्ष हैं और वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 जीता है इन्होंने। और सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिलेगा इन्हें। फिर DRDO ने भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है, तो आंसर होगा भारत। मतलब उस ड्रोन का नाम ही भारत है। तो अभी DRDO ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी करने के लिए एक ड्रोन बनाकर दिया है जिसका नाम है भारत। इसे पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, ये भारत हो गया और इंडिया। कभी भी आपके ऑप्शन में अगर इंडिया आ जाए तो ऐसा मत कर देना इंडिया ही भारत है, भारत भारत होता है। और इंडिया नाम वैसे भी न्यूज में भी था। भारत ने युगांडा को इंडिया नाम से वॉर गेम सेंटर बना करके दिया था। तो जब हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, अब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। DRDO की बात कर लेंगे। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई। नासा की भी 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी आपको याद होगा DRDO ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बना करके दिया था, जिसे आप 7 टन तक का जो भी भारी सामान होता है उसे आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा DRDO ने जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर भी बनाया है, सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए। फिर एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? भारत 15वें नंबर पर है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 2019 में $2.47 बिलियन की बिक्री दर्ज की है, जिसमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस कारण से भारत को 15वें स्थान पर रखा है और इसमें टॉप पे रखा है अमेरिका को। फिर अभी किसने मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग ने। तो स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये ग्रेटा थनबर्ग और अभी इन्हें मानवता के लिए गुलबैंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें ये इस अवार्ड का पहला एडिशन था। तो इस अवार्ड में उन्हें 1 मिलियन यूरो मिले हैं, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी संगठन काम कर रहे हैं उन्हें डोनेट करने का निर्णय लिया है। बाकी मलाला यूसुफजई से तो आप इनके बारे में जानते ही हो। एक और पॉइंट इनसे याद रखो, अभी हमने मलाला डे भी मनाया था, कब? 12 जुलाई को। बाकी सचिन अवस्थी, अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला इन्हें। और बेयोंसी की बात करेंगे जो कि पॉप स्टार हैं, अभी बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था इनको। फिर अभी DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ध्रुवास्त्र। तो अभी DRDO ने मेड इन इंडिया पहल के तहत बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे अब बदल करके ध्रुवास्त्र कर दिया है और इस मिसाइल को भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर में यूज किया जाएगा। इस मिसाइल को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, यानी कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ये मिसाइल, जिसकी रेंज है 4 किलोमीटर और ये मिसाइल दुश्मन के किसी भी टैंक को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। इसका परीक्षण कहां पे किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज में। फिर है भारत के किस राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान हैं वासुदेव महापात्रा, उन्होंने पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को देखा है। तो इस कछुए को भारतीय फ्लैप शेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है और ये जो कछुआ है आमतौर पे आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलेगा। अच्छा, कछुए से याद आया, वर्ल्ड टर्टल डे ये हमने कब मनाया? 23 मई को मनाया। और एक और याद रखो पॉइंट कि कछुओं के संरक्षण के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा कुरमा, KURMA, कुरमा। फिर हाल ही में भारत में SAP के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कुलमीत बावा को। तो अभी हाल ही में कुलमीत बावा को सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा भारत में अपना CMD नियुक्त किया गया है। ये देवदीप सिंह गुप्ता की जगह लेंगे और ये जो कुलमीत बावा है ये सीधे SAP एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्टिंग करेंगे। तो सिंपल सा याद रखना है कुलमीत बावा का नाम। बाकी देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने थे। ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। SAP ये जर्मन की एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। फिर है किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल को। तो अभी प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO बनाया गया है। ये अभी तक SBI जनरल इंश्योरेंस के डेप्यूटी CEO थे, लेकिन अब ये MD CEO बन गए हैं। बाकी अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD CEO बने थे। रमेश बाबू पढ़ा था हमने, करूर वैश्य बैंक के MD CEO बने और P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। उसके अलावा SBI से आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला पहला भारतीय बैंक है ये। फिर है NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुमित देब को। तो NMDC मतलब क्या बताया? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो अभी सुमित देब को NMDC का CMD नियुक्त किया गया है। ये N बेजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। बाकी अशोक लवासा आप जान गए होंगे, अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। विनी महाजन ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने। NMDC की बात कर लेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। अभी आपको याद होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज में था, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग बनाई गई यहाँ पे। फिर किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। एक्चुअली इस योजना को पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता था। तो इस योजना से कोविड-19 महामारी के बीच उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक ही जगह पर 98 प्रकार की मंजूरी मिल सकेगी। जो भी आपको मतलब मंजूरियां लेनी होती है वो मिल सकेगी। बेसिकली सीधे सीधे बात करें तो आप कह सकते हो राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। फिर एक किसे रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा अरुण कुमार को। तो ये अभी रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार और अभी इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी वी सूर्य नारायण की बात करेंगे, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। UB प्रवीण राव नैस्कॉम के चेयरमैन बने और समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के CEO बने। फिर एक किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? तो आंसर होगा अरुण जेटली जी के नाम पे। तो अभी राज्यसभा सचिवालय ने दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली जी के नाम पे कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। अब इस योजना में क्या होगा, तो अरुण जेटली जी के परिवार को जो पेंशन के रूप में राशि मिलती है उसे सचिवालय के ग्रुप C के कर्मचारियों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति देने में काम लिया जाएगा।
अरुण जेटली जी से 2 पॉइंट और याद रखो। एक तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट और है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया। बाकी सुषमा स्वराज, हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम इनके नाम पे रखा। मनोहर पारिकर जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इनके नाम पे भी एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा है जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। और अटल जी के नाम पे तो काफ़ी सारी चीज़ों के नाम रखे हैं। कुछ मैं आपको बताऊं लेटेस्ट, तो जम्मू कश्मीर का जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम इनके नाम पे रखा है, अटल चौक। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम इनके नाम पे रखा है, अटल टनल। लखनऊ का इकाना स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा है और लखनऊ का ही हजरतगंज चौराया का नाम भी इनके नाम पे रखा है। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नाम इनके नाम पे रखा है और गुजरात का साबरमती घाट भी इनके नाम पे रखा है, अटल घाट। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। हर साल हम इसे 23 जुलाई को ही मनाते हैं। और 23 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जुलाई 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था। सिंपल सा याद रखो आप तो। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाते हैं? 23 जुलाई को। फिर बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव बजाज को। एक्चुअली अभी तक जो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे राहुल बजाज, उन्होंने भी 31 जुलाई से अपने पद से हटने का फैसला लिया। तो अब जो उनके बेटे हैं जो वर्तमान में वाइस चेयरमैन है, उपाध्यक्ष है, उन्हें बजाज फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी श्रीकांत माधव वैद्य की बात करेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। राजीव बजाज की बात करेंगे, बजाज ऑटो के एमडी सीईओ बने थे। और करण बाजवा की बात करेंगे तो गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी सीईओ बने थे। फिर अभी किसने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सोनू सूद ने। तो अभी एक्टर सोनू सूद ने ही प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन में नौकरियों को खोजने और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सभी जानकारियां आपको मिल सकेगी। सोनू सूद के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इन्होंने लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की थी। अच्छा, जॉब के लिए आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है महा जॉब पोर्टल। फिर बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद शाहीन इकबाल को। बाकी विक्रम दुर्रई स्वामी की बात करेंगे, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे। और सेतुरमण पंचनाथन, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको नेशनल साइंस फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया है। और जुबैर इकबाल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर बैंक में नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। बांग्लादेश की बात करेंगे, कैपिटल ढाका है। ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भी सौंपे हैं। अभी बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और अरब सागर से जो निसर्ग नाम का तूफान उठा था वो निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया था। बांग्लादेश के साथ हम एक युद्धाभ्यास भी करते हैं, एक्सरसाइज, जिसका नाम है संप्रीति। अभी फरवरी में हमने किया था संप्रीति 9, यानी कि 9 मतलब नवा एडिशन। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। फिर भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है उनका? कला नारायणसामी। तो सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनका? कला नारायणसामी नाम है। तो इन्हें कोरोना काल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का उपयोग करने के लिए सम्मान मिला है। इसे इन्होंने 2003 में फैले सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समय सीखा था। तो नाम याद रखना, कला नारायणसामी। बाकी वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता इन्होंने। सचिन अवस्थी की बात करेंगे, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जीता इन्होंने। और कृतिका पांडे
एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज जीता इन्होंने। फिर एक किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को शुरू किया है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। तो इसकी मदद से ग्राहक केवल 5 मिनट में घर बैठे बैठे सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। ये एक लिमिटेड केवाईसी अकाउंट है और आपको अकाउंट खोलने के 12 महीने के अंदर इसे फुल केवाईसी अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा, वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो इंस्टा क्लिक बचत खाता किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की आगे बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं। फेडरल बैंक अभी न्यूज में था, एमडी सीईओ रीअपॉइंट हुए थे इसके। क्या नाम था? श्याम श्रीनिवासन। यस बैंक ने अभी युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया और करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने रमेश बाबू। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद आना चाहिए कि ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। पहले पे है एसबीआई, दूसरे पे है पंजाब नेशनल बैंक। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक का। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख अधिया और इसके एमडी सीईओ हैं संजीव चड्डा और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अच्छा, यहाँ पे ये इंस्टा क्लिक नाम से आपको कुछ याद आता होगा इंस्टा से। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी, तो वहां पे भी इंस्टा पड़ा था, यहाँ पे भी इंस्टा है। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट करते हुए, लिंक करते हुए याद कर सकते हो, बड़ी आसानी रहती है याद करने में। फिर है ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड का विजेता कौन है? तो आंसर होगा तारा जून विंच। तो ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं ये तारा जून विंच और इन्होंने ही अभी प्रतिष्ठित 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। इन्होंने अपनी बुक यील्ड के लिए यह अवार्ड जीता है। बाकी ग्रेटा थनबर्ग की बात करेंगे, स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये और मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार जीता इन्होंने। अर्नब चौधरी की बात करेंगे, टूनज मीडिया अवार्ड जीता इन्होंने। और केजंग डी थोंग डॉक की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता 2020 के लिए। फिर एक किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान को। तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने मिडिल एशिया देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है और इस तरह से तुर्कमेनिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और तुर्कमेनिस्तान, दोनों के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं और 164 नंबर का बना था अफगानिस्तान और इसके डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एजेवेडो। और अभी आपको याद होगा भारत के ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बने थे। बाकी तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे, कैपिटल एशगबत है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत और तुर्कमेनिस्तान में अभी भारतीय राजदूत कौन बने थे? विधु पी नायर। फिर निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? तो आंसर होगा 87वें नंबर का। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये निकारागुआ गणराज्य और अभी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां यानी कि 87वें नंबर का देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मैंने आपको कई बार बताया है, हिंदी में बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते के समय की थी। और इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी आपके देश हैं उनको एक साथ लाना, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है, तो उस सन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, उसी के लिए ये गठबंधन बनाया गया। निकारागुआ की बात कर लें तो इसकी कैपिटल है मेनांगुआ, करेंसी है निकारागुआ कार्डोबा और प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगा। और एक पॉइंट और याद रख लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। फिर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया, तो आंसर होगा नागपुर। तो नागपुर स्थित एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया। और इस स्मार्ट रिस्ट बैंड को बनाने के लिए नागपुर स्थित एम्स ने आईआईटी नागपुर,
और IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर अभी मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा चाइना ने। और ये प्रश्न तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, पर अभी चाइना ने अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो चाइना ने अपने सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट से इस अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 को लॉन्च किया। तियानवेन का मतलब होता है क्वेश्चन टू हेवन, यानी कि स्वर्ग से सवाल, और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना। अभी चाइना ने अपना एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट एप स्टार 6D को भी लॉन्च किया था। बाकी बात चाइना की है तो कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पर आता चाइना, भारत तीसरे स्थान पे था। और चाइना ने कहा है कि वो सशस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। अभी आपको याद होगा चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का भी परीक्षण किया था जिसका नाम है AR-500C। और 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे वो आपके चाइना में ही होंगे जिसका मैस्कॉट है फई फई। उसके अलावा भी आप याद रख सकते हो आपके जो तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे ये भी चाइना के शांटाओ में होंगे 2021 में। और 19वें एशियन गेम्स ये आपके 2022 में होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसके शुभंकर हैं स्मार्ट ट्रिपलेट। और बाकी तो आप जानते ही हो 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो बीजिंग चाइना में होंगे 2022 में, जिसके शुभंकर हैं बिंग डुएन डुएन और श्वेन रॉन रॉन। फिर है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा एझिमाला में। तो अभी जो हमारे वाइस एडमिरल हैं अनिल कुमार चावला, उन्होंने इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला ये आपके केरल में, तो वहां पे सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्लांट को शुरू किया है। इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट और इसका उद्देश्य है 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करना। नेवल चीफ कौन है हमारे? करमबीर सिंह है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का लक्ष्य क्या है रिन्यूएबल एनर्जी में यानी कि अक्षय ऊर्जा का, तो 175 गीगावाट है 2022 तक। फिर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसे अपना MD CEO नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नवीन ताहिलानी को। ये ऋषि श्रीवास्तव की जगह लेंगे नवीन ताहिलानी। अरुण कुमार की बात करेंगे, रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष बने ये। और सुमित देव नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का CMD नियुक्त किया गया इनको। बाकी श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने थे ये। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। तो ये किसका स्थान लेंगे? ये कर्णम शेखर का स्थान लेंगे जो अभी 30 जून को रिटायर्ड हो गए थे। बाकी रमेश बाबू अभी करूर वैश्य बैंक के MD CEO बने। अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD CEO बने। और प्रकाश चंद्र कांडपाल ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर लेंगे तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 1937 में स्थापना हुई थी और इसकी जो टैगलाइन है वो गुड पीपुल टू ग्रो विद है। एक आपने टैगलाइन और सुनी होगी गुड पीपुल टू बैंक विद, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। फिर एक किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने MGTD-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण किया गया तातरस्तान के कजानबश विमानन केंद्र में और इसका उत्पादन 2021-22 तक किया जाएगा। तो इस नई टेक्निक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना तक कम हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रख लो, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। रशिया ने किया तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और अब इसके नए प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। और रशिया ने ही दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया था जिसका नाम है अकाडेमिक लोमोनोसोन। फिर है किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा मुथूट फिनकॉर्प ने। तो अभी केरल में स्थित नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को देश भर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वाले क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, MSME मंत्री कौन है हमारे? नितिन गडकरी हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और MSME से भी आपको याद आता होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी MSMEs के लिए
सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था। इसके अलावा एमएसएमईज के लिए गुजरात सरकार ने एट वन क्लिक पहल भी शुरू की थी। फिर है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा साहिल सेठ को। तो अभी साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम याद रखो, एक आईएएस अधिकारी का नाम आपने जरूर सुना होगा, टीना दाबी। इनको भी मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये 2016 की सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर थी। वैसे वर्तमान में ये राजस्थान के भीलवाड़ा में एक एसडीओ के रूप में काम कर रही हैं टीना दाबी। बाकी रोशनी नादर की बात करेंगे, अभी एचसीएल की नई चेयरमैन बनी है। दिलीप ओमान की बात करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और विक्रम पावह बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर है भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड के रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो अभी भारत और इजराइल ने एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू किया है। तो किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है, ये 30 सेकंड में पता चल जाएगा इस टेक्निक से। इजराइल की बात है तो कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, इसने अपनी एक तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट रखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। इसके अलावा भी इजराइल ने OFX-16 स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। और भारत की एक आईटी कंपनी है TCS, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। फिर है स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राजेश भूषण को। तो राजेश भूषण ये हमारे नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं। और ये किनकी जगह लेंगे? तो प्रीति सूदन की ये जगह लेंगे। अच्छा, हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। बाकी अरविंद कुमार शर्मा ये MSME मंत्रालय में सचिव बने थे। गिरधर अरमाने परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने थे। और अजय भूषण पांडे ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फिर किस वर्ष तक भारत अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% नवीकरणीय ऊर्जा से होगा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से होगा? तो आंसर होगा 2030 तक। तो हमारे जो बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत में जितनी भी टोटल बिजली जो प्रोडक्शन होती है उसका 60% रिन्यूएबल सोर्सेज से होने लगेगा। कब तक? 2030 तक। रिन्यूएबल सोर्सेज तो आप समझ गए ना, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, मतलब ऐसे सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज इनको कहा जाता है। और शायद आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है, जो 2030 तक बढ़कर 450 गीगावाट हो जाएगा। अच्छा, 2030 से आपको कुछ और कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? चलो एक प्रश्न का जवाब दो फिर। भारतीय रेलवे ये कब तक अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कर लेगा? तो इसका आंसर यही होगा 2030। हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट यानी कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में बताया है कि पिछले एक दशक में यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले टॉप 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में ये रिपोर्ट निकालता है, ये मूल्यांकन करता है। तो इसमें बताया है कि भारत में जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि रही है 0.38% की, यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, ये हर साल का है। तो 2010 से लेकर 2020 तक में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है चाइना का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद भारत का। रिपोर्ट जारी की है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसे याद रखो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल पिछले साल नए बने थे, क्यू डोंगू नाम है उनका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल फूड डे मनाते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को आपको याद होगा वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है और यूनाइटेड नेशन डे भी होता है। फिर हाल ही में जारी सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में टॉप पे कौन सा शहर रहा है? तो आंसर होगा ताइयुआन, जो कि चाइना का है। तो अभी ब्रिटेन में स्थित एक टेक रिसर्च फर्म कंपैरिटेक ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 1000 लोगों पर 119 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके साथ चाइना का ताइयुआन टॉप पे रहा है।
और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? तो 1000 लोगों के लिए 92 सीसीटीवी कैमरे के साथ चाइना का वुशी दूसरे स्थान पे रहा है, जबकि लंदन 1000 लोगों पर 67 कैमरों के साथ तीसरे स्थान पे रहा है। और भारत का हैदराबाद 1000 लोगों के लिए 29 कैमरों के साथ 16वें स्थान पे रहा है, यानी कि टॉप 20 के अंदर भारत का ये एकमात्र शहर है हैदराबाद। उसके बाद चेन्नई आता है फिर 21 नंबर पे, दिल्ली आता है 33 नंबर पे। फिर कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बना रहा है डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन के लिए, और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1 किलोमीटर की। और कहाँ बनाया जा रहा है? ये हरियाणा में सोहना के पास अरावली हिल्स की पहाड़ियों के अंदर बनाया जा रहा है। और ये जो सुरंग होगी, ये जो टनल होगा, इतना चौड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा कि इसके अंदर से डबल डेकर की 2 मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि इस सुरंग का आकार क्या होगा? तो डी शेप की है ये। और ये जो टनल है ये हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। अब रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे बताओ कि भारतीय रेलवे कब तक अपने आप को इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकृत कर लेगा? तो आंसर होगा 2030 तक। उसके अलावा याद रखना, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में, और इसका नाम क्या है? अंजी खड़ ब्रिज, जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी नागपुर और कोरबा के बीच में, जिसका नाम है शेषनाग, और इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर की। इसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन पहली बार भारत में चली थी। कहां से कहां? पालमपुर और बोटाड़ के बीच में, और ये गुजरात में है। उसके अलावा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहां पे बनाया जा रहा है? ये कर्नाटक के हुबली स्टेशन में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई रहेगी 1400 मीटर। वैसे अभी वर्तमान में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म वो आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई 1366 मीटर। फिर है एस्ट्रोस मिशन किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा नासा के द्वारा। आपको पता है हमारे अर्थ के चारों ओर लेयर हैं, जैसे आपने सुना होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसे समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में, और इसी में हवाई जहाज वगैरह भी उड़ते हैं। तो नासा इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर टेलीस्कोप को भेजेगा। इसे 2023 तक अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा, और इसका काम होगा अंतरिक्ष की स्टडी करना, स्टार्स वगैरह जो होते हैं उनके गठन के बारे में उत्तर प्राप्त करना। तो नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। आपको याद होगा नासा ने कहा है कि वो अपने वॉशिंगटन डीसी का जो मुख्यालय है उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखेगा। अभी नासा ने एक वेंटिलेटर भी बनाए थे जिसका नाम था वाइटल। नासा के अध्यक्ष का नाम है जिम ब्रिडस्टीन, और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फिर नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से लेकर 2018 तक में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कितनी थी? तो आंसर होगा 113। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से 2018 तक भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो घट करके 113 रह गई है, जबकि 2015 से लेकर 2017 तक में ये रेशो 122 था, और उससे पहले 2014 से लेकर 2016 तक में ये रेशो 130 था। और अगर परसेंट वाइज बात करेंगे तो 7.4% कम हो गया है मातृ मृत्यु अनुपात। अब ये मातृ मृत्यु अनुपात क्या होता है यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का मतलब क्या होता है? तो गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के समय महिला की मृत्यु हो जाना मातृ मृत्यु कहलाती है, और इस रेशो में इसे 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या बताती है MMR को। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये कहां पर आपको मिलेगी? मध्य प्रदेश में। फिर है विश्व IVF दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे। तो ये बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के सार और महत्व का प्रतीक है। आपको याद होगा विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। उनका जन्म इसी IVF टेक्निक से हुआ था। तो इस दिन को विश्व में पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद विश्व IVF दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अच्छा, ये तो 25 जुलाई हो गया वर्ल्ड IVF डे। एक 26 जुलाई भी आप याद रखो, 21वां कारगिल विजय दिवस मनाया हमने। और क्यों मनाते हैं?
तो ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। एक्चुअली 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को फिर से हासिल कर लिया था। फिर है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, ये कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो अब इस लैब में क्या होगा? शहद का परीक्षण किया जाएगा, फसाई के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी मानदंड हैं, उनके अनुसार। गुजरात की बात करेंगे, कैपिटल इसकी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ के जो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? विक्रम नाथ है। गुजरात से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। उसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल करने वाला। फिर है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर होगा हरियाणा। मतलब अगले साल जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ना, वो उसका 4th एडिशन होगा, और ये कहाँ पे होगा? हरियाणा में। हरियाणा के पंचकूला में होगा ये। इससे पहले के 3 कहाँ हुए थे? तो पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो आपका दिल्ली में हुआ था 2018 में। फिर 2019 में जो दूसरा एडिशन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में हुआ, और तीसरा यानी कि इसी साल जो हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था, और अब अगले साल जो होगा हरियाणा के पंचकुला में होगा। अच्छा मुझे बताओ, इस बार आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो भुवनेश्वर में हुआ था, और उसमें टॉप रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी बुक को जारी किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा मार्क हॉनिक्सबॉम। तो लेखक हैं ये मार्क हॉनिक्सबॉम, और इन्होंने ही लिखी है ये बुक जिसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी। बाकी फांग फांग, ये मैंने आपको बताया था, चाइनीज लेखक हैं, और इन्होंने अभी बुक लिखी थी वुहान डायरी। बाकी काजुओ इशिगुरो, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा मार्च में। जेके रॉलिंग की बात करेंगे, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं ये, और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इकाबोग। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन का कर दिया गया है? तो आंसर होगा 114 दिन का। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसको गरीबों को घर देने के लिए लॉन्च किया गया था। कब? 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसका टारगेट है 2022 तक जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर बना कर दिया जा सके। तो इसमें घरों को पूरा होने का जो औसत समय था पहले था 314 दिन, पर अब इसे घटा करके 114 दिन कर दिया गया है। अच्छा, हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। वैसे ये नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। फिर अभी किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एनपीसीआई ने। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी इसी ने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है। अब इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जो भी यूजर हैं वो हर महीने ऑटोमेटिक पेमेंट कर सकेंगे। मतलब ये ऑटो पे फीचर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो हर महीने आपके खाते से उसकी किस्त ऑटोमेटिक कट जाती है। तो इस यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल आप फोन का रिचार्ज करने में, म्यूचुअल फंड वगैरह, लोन वगैरह कहीं पर भी कर सकोगे। अगर आपका पेमेंट 2000 रुपए से कम का है तो फिर वो पेमेंट ऑटोमेटिक कट जाएगी, पर अगर 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है तो फिर आपको पिन डालना पड़ेगा। एनपीसीआई की बात करेंगे, स्थापना इसकी 2008 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। इसके एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं, और अभी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने थे विश्व मोहन महापात्रा। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल को। वैसे तो ये प्रश्न अब आपको पक्के से याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवाइज करवाऊं। तो आपको याद होगा पहले जब लालजी दास टंडन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनका जब इलाज चल रहा था, तब आनंदीबेन पटेल को, जो कि वैसे तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, उनको मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था जब लालजी दास टंडन का इलाज चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया? लालजी दास टंडन जी का निधन हो गया। निधन होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये जो आनंदीबेन पटेल हैं, इनको मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया है, परमानेंट गवर्नर बना दिया। यानी कि अब ये उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की दोनों की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बाकी आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं, बंडारू दत्तात्रेय ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, और सत्यपाल मलिक ये आपके गवर्नर, ये आपके गोवा के हैं।
फिर एक किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिल्ली ने। तो नौकरी चाहने वालों और लोगों को भर्ती करने वाली कंपनियों के लिए एक तरह का ये बाजार है। मतलब जिसको भी नौकरी की तलाश है वो इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा ले, अपना जो भी डेटा है, जो भी उसका एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह है वो अपलोड कर दे, और जिन भी कंपनियों को एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से आपको यहाँ पे कांटेक्ट कर लेगी। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। आपको याद होगा दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनेगा। उसके अलावा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था दिल्ली में। और दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था, और कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान भी शुरू किया था। और अभी दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। फिर अभी किसने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड जिसका नाम है वैली बैंड को विकसित किया है? तो आंसर होगा IIM कोझिकोड ने। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको केरल में मिलेगा। तो अभी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस हैंड बैंड को कलाई पर बांधने पर यदि कोई व्यक्ति 2 गज की दूरी से ज्यादा नजदीक आएगा तो ये हैंड बैंड में अलार्म बज जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने में मदद मिल सके। और इसे बनाया है IIM कोझिकोड ने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा इटली ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक ब्रेसलेट बनाया था जिसका नाम था आई फील यू ब्रेसलेट, जिसे बनाया था IIT ने। IIT मतलब इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और कोझिकोड से आपको याद आता होगा दुनिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया गया है केरल के कोझिकोड में ही। फिर अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सड़कों में सुधार के लिए मैक्डमाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जम्मू कश्मीर की 100% सड़कों पर तारकोल बिछाकर टूटी फूटी सड़कों को बिल्कुल सही करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मैक्डमाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे मैक्डम का मतलब होता है तारकोल। जम्मू कश्मीर की बात है तो हमने कहा कि इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नाशिरी सुरंग है, और ये जो है ये सबसे लंबी रोड सुरंग है भारत की जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। अभी इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। नाम चेंज करने की बात है तो 2 पॉइंट और बताऊंगा। जम्मू कश्मीर का सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर का सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रख दिया, अटल चौक। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ये। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क, वुलर झील भी आपको यहीं पे मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और याद रखो, हेमिस नेशनल पार्क। ये पहले तो जम्मू कश्मीर में ही आता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है अब ये लद्दाख में आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अभी हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना। लोगों में एक्चुअली जागरूकता न होने के कारण ही लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ती जाती है। और आपको बता दूं ये वायरस से होने वाली एक संक्रमित बीमारी है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे याद रखना है 28 जुलाई को मनाया। और इसकी थीम क्या रही? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इसके अलावा 28 जुलाई को ही हमने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी मनाया है। ये तो हो गई 28 जुलाई की बात। आपको बता दूं 27 जुलाई को CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं AP माहेश्वरी। और 27 जुलाई को ही भारत के 11वें प्रेसिडेंट जो थे APJ अब्दुल कलाम, उनकी पुण्यतिथि भी थी। और 29 जुलाई को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। फिर अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मौसम, मतलब उस एप्लीकेशन का नाम ही मौसम है। तो हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, और इन्होंने ही अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और अन्य चेतावनी देगा। तो ये देश भर के 800 स्थानों पर मौसम का हाल बताएगा, साथ ही ये दिन में 8 बार मौसम के अपडेट भी देगा। तो क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? मौसम। बाकी मैं और भी आपको इसी से मिलते जुलते पॉइंट्स बताता हूँ। मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आई फ्लूज। और बेंगलुरु में
बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मेघ संदेश। उसके अलावा तेलंगाना में फार्मर्स के लिए बारिश का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है TS वेदर। और जो हमारे ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री या आप पृथ्वी विज्ञान मंत्री कह दो, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। फिर किस देश की अयोग्यता के बाद भारत के 2018 एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम के रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड कर दिया गया है? तो आंसर होगा बहरीन। एक्चुअली 2018 का जो जकार्ता एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत को 4x400 मिक्स रिले टीम में सिल्वर मेडल मिला था, जिसे अब गोल्ड में बदल दिया जाएगा। ऐसा क्यों? एक्चुअली में बहरीन ने उस समय गोल्ड जीता था, पर अभी उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसकी टीम की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है एडेकोया। वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा उन पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। तो इस कारण से भारत को जो सिल्वर मेडल मिला था उसको अब गोल्ड में बदल दिया जाएगा। अच्छा, बहरीन की कैपिटल क्या होती है? मनामा। करेंसी होती है दिनार। अच्छा, एशियन गेम्स की बात चल रही है ना, तो ये जो थे ये 18वें एशियन गेम्स थे जो कि आपके जकार्ता में हुए, जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके अलावा जो 19वें एशियन गेम्स होंगे ये 2022 में होंगे हांगझाऊ चाइना में। उसके बाद जो 20वें एशियन गेम्स होंगे ये 2026 में होंगे, जापान में होंगे ये। फिर किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस योजना में राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दिया है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। अब इस योजना में होगा क्या? तो 2019-20 वाले सेशन में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं उनको एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की बात है तो इसकी कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अब बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आपको याद होगा मध्य प्रदेश स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में टॉप पे रहा था। मध्य प्रदेश ने रोको टोको अभियान शुरू किया था। अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। मध्य प्रदेश में आत्महत्या सुसाइड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने। उसके अलावा शिशु मृत्यु दर में सबसे आगे आपका मध्य प्रदेश ही है। फिर ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा हिचेम मचीची। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री थे एलिस फाक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी जीन कॉस्टेक्स ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। ट्यूनीशिया, इसकी कैपिटल होती है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार और प्रेसिडेंट है केस सैयद। फिर भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। तो भारत के आईसीआईसीआई बैंक को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया है। इसे 59 एनालिस्ट्स यानी कि विश्लेषकों ने खरीदने की सलाह दी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे तो आईसीआईसीआई बैंक है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अलीबाबा, जिसे 63 विश्लेषकों ने खरीदने का सुझाव दिया है। और इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक इस समय दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। बाकी यस बैंक की बात करेंगे। अभी ये न्यूज में क्यों था? अभी इसने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था। इंडिसेंड बैंक की बात करेंगे। ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला ये पहला बैंक बना है। और फेडरल बैंक, अभी जो इसके एमडी सीईओ थे वापस से री अपॉइंट किया जाएगा उनको, उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। एमडी सीईओ इसके संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई बैंक ने ही अभी वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की थी। इसके अलावा वीडियो केवाईसी भी शुरू की थी इसने। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक भी कर चुका है वीडियो केवाईसी को शुरू। और अभी आईसीआईसीआई बैंक ने, आपको याद होगा, इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी। फिर अभी किसने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर ने। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं ये और अभी इन्होंने ही लिखी है इस किताब को, जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। बाकी एस हुसैन जेदी, अभी इन्होंने द एंड गेम नाम की बुक को लिखा है। बलदेव सिंह ने क्या लिखा था? अभी सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की बुक लिखी थी। और उर्जित पटेल जो कि हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, मैं आपको हर बार बताता हूँ। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर किस राज्य ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है?
तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें राज्य के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मास्क बांटे जाएंगे। और मास्क से रिलेटेड हमेशा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया था, जिसमें जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनेंगे उनको मास्क दिए जाएंगे और उसके बदले में उनसे 20 रुपये लिए जाएंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। उसमें महिलाओं को बोला गया है, राज्य की महिलाओं को, कि आप घर पर मास्क बनाइए, सरकार प्रति मास्क आपको 11 रुपये देगी। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, मध्य प्रदेश में ही एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का जन जागरूकता अभियान भी शुरू हुआ है। शायद ये वाला प्रश्न अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे इसको पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया, ताकि अगर आप नोट कर रहे हो तो एक साथ सारे पॉइंट को नोट कर लो। फिर अभी किसने शैक्षिक चैनल यानी कि एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है स्वयं प्रभा, इसको ऑनलाइन उद्घाटन किया? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल ने। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और अभी हमने देखा ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई हैं। और अभी इन्होंने ही एक एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है स्वयं प्रभा, इसको ऑनलाइन लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है। ये जो चैनल है ये 24 घंटे में 3 बार, यानी कि एक तो सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। अच्छा, फागू चौहान ये किस राज्य के गवर्नर हैं? बिहार के। जगदीप धनखड़ ये बताओ, ये पश्चिम बंगाल के हैं। और रमेश बैस ये बता दो ये कहाँ के? ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। फिर एक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विरलाचार्य ने। तो आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे ये, और आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये याद रखना। बाकी उर्जित पटेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने अभी कौन सी बुक लिखी थी? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये। इन्होंने बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अभी बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर है आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर के को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एसबीआई कार्ड ने। तो आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो यूजर को पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो होती है जिस पे कार्ड आप स्वाइप करते हैं, तो इस पे स्वाइप करने की बजाय मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा ये कार्ड। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में क्यों था? इसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो इसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। करूर वैश्य बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए हैं रमेश बाबू। अच्छा, आईआरसीटीसी का मतलब क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और अभी आपको याद होगा एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ बने थे, कौन बने थे? अश्विनी कुमार तिवारी बने थे। फिर अभी लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा लालजी दास टंडन जी के नाम पे। हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे, इनका निधन हो गया अभी, और मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया गया आनंदीबेन पटेल को। अच्छा, ये चौक चौराया का नाम बदल करके क्या करा गया? लालजी टंडन चौराया करा गया। और लखनऊ हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा गया है। अच्छा, शायद आपको इसी तरह से याद होगा लखनऊ में ही हजरतगंज चौराहे का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया था। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपके न्यूज में थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी इनके नाम पे आपको याद होगा झारखंड में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया। और जम्मू कश्मीर का चेनानी नाशिरी सुरंग का नाम रखा गया। कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया। इनके नाम पे वैसे एक स्टेडियम भी है जो आपको गोवा में मिलेगा। अरुण जेटली जी के नाम पे अभी आपको याद होगा, लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ, वैसे तो आपको याद है ही सही, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा गया है दिल्ली में। लेटेस्ट न्यूज क्या है? राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है इनके नाम पे। और एक इंस्टीट्यूट का नाम भी है इनके नाम पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, उसका नाम भी अरुण जेटली के नाम पे रखा है। फिर है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने जीता है गुस्तावे ट्रवे अवार्ड, उसका नाम क्या है? उस नौका का नाम क्या है? आंसर होगा आदित्य। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है ये आदित्य, और इसी ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता है। इस गुस्तावे ट्रवे अवार्ड के बारे में आपको बता दूं, इस अवार्ड को पहली बार दिया गया है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। नवाचार मतलब इनोवेशन।
फिर है किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा जेमी वर्डी ने। तो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं ये जेमी वर्डी और इन्हीं को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है और इस तरह से ये प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। बाकी लियोनेल मेसी अभी हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता था इन्होंने। उसके अलावा इसी साल की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर चुना गया था इनको और इन्हें रिकॉर्ड 6ठी बार बैलन डी और पुरस्कार भी मिला था। ये दिसंबर या जनवरी की बात है। फिर अभी 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये स्टुअर्ट ब्रॉड और अभी ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, इस सूची में पहले नंबर पे कौन है? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, 800 टेस्ट विकेट ले चुके हैं ये। फिर अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा प्रोफेसर अशोक साहनी को। एक्चुअली भी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। तो अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को या फिर इंजीनियरों को उनके द्वारा किए गए वैज्ञानिक योगदान के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। बाकी ऑप्शन में अगर जाएंगे तो कला नारायण स्वामी आपने पढ़ा होगा, भारतीय मूल की नर्स हैं और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेद प्रकाश दुदेजा की बात करेंगे, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था इन्होंने। फिर फरवरी से लेकर जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा बीजापुर। तो छत्तीसगढ़ का है ये बीजापुर जिला और इसने फरवरी से लेकर जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में टॉप किया है। नीति आयोग में नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। फिर अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो आंसर होगा अर्चना सोरेंग को। तो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं ये अर्चना सोरेंग और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के डायरेक्टर जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने युवा सलाहकार समूह में शामिल किया है। क्या नाम है? अर्चना सोरेंग। बाकी दिया मिर्जा आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं। अब इनका कार्यकाल बढ़ा करके 2022 तक कर दिया गया था। एम नेत्रा की बात करेंगे, ये तमिलनाडु की एक बच्ची है और यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनी थी ये। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने ये। फिर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, अभी आप लोगों को पता है नई शिक्षा नीति आ गई है, तो उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही इसका नाम बदल दिया गया है। और वैसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। अच्छा देखो, ये जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अब इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा, या आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में जो वीडियो वाला सेक्शन है वहां पर भी डाल दूंगा, ताकि वो आपको इजीली मिल जाए। या फिर सिंपल सा सर्च मारना क्रैक एग्जाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है और आपकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा जिन ल्यूकन को। एक्चुअली में अभी तक जिन ल्यूकन ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष थे, पर अभी फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनका जो दूसरा कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, जो कि 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। बाकी कार्मेन रेनहार्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है ये। और मार्केस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं। बाकी थेरी डेलापोर्ट ये विप्रो के एमडी सीईओ बने थे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में।
फिर एक किसे पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वरुण श्रीधर को। तो वरुण श्रीधर ये पेटीएम मनी के सीईओ बन गए हैं। बाकी राजेश भूषण की बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय में नए सचिव बने ये। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ बने ये। और रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने ये। पेटीएम की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नोएडा में। इसके फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। फिर है सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गुवाहाटी। तो आपको याद होगा केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है जेन रोबोटिक इनोवेशन, और इसी ने दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा रोबोट बनाया था जो मैनहोल की सफाई कर सके, ताकि किसी सफाई कर्मचारी को गटर वगैरह में न जाना पड़े। और इस रोबोट का नाम रखा था क्या? बैंडिकूट, BANDICOOT, बैंडिकूट। तो अब असम का गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर बन गया है इसे यूज करने वाला। और अगर पूरे भारत में बात करेंगे, ये तीसरे नंबर का शहर बना है इसे यूज करने वाला। पहला था गुरुग्राम, दूसरा था कोयम्बटूर। फिर है भारतीय मूल के उस लेखक का नाम बताइए जिसकी पुस्तक बर्न्ट शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। तो आंसर होगा अवनी दोषी को। तो दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका हैं ये अवनी दोषी, जिनको 13 लेखकों के साथ 2020 के बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। अब ये पुरस्कार किसको मिलेगा, इसकी घोषणा तो नवंबर में की जाएगी। अच्छा, 2019 का बुकर पुरस्कार किसको मिला था? तो ये दो जनों को मिला था। एक तो मिला था मार्गरेट एटवुड को इनकी नॉवेल द टेस्टामेंट के लिए, और दूसरा मिला था बर्नरडाइन एवरेस्टो को उनकी पुस्तक गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए। और ये पहली अश्वेत महिला बनी थी ये पुरस्कार पाने वाली। अच्छा, ये तो बात हो गई बुकर पुरस्कार की। अगर आपसे पूछा जाता मेन बुकर पुरस्कार किसने जीता था लास्ट ईयर का, तो ओमान की जोखा अलार्थी ने जीता था उनकी बुक द सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। और अरब भाषा की ये पहली लेखिका बनी थी ये मेन बुकर पुरस्कार जीतने वाली। तो ये अंतर याद रखना बुकर और मेन बुकर में। बाकी एस हुसैन जेदी की बात करेंगे, इन्होंने अभी बुक लिखी है जिसका नाम है द एंड गेम। बलदेव सिंह ने कौन सी बुक लिखी है? सूरज कदे मर्दा नहीं। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक लिखी है। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर के साथ। तो अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है। अभी आईआईटी कानपुर किस कारण से न्यूज में था? आपको याद होगा, शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया था इसने, और मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था। बाकी आईआईएम कोझिकोड के बारे में अभी पीछे ही पड़ा था, केरल में मिलेगा आपको ये आईआईएम कोझिकोड। और अभी कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड जिसका नाम है वैली बैंड, इन्होंने बनाया था। तो गाइज ये लीजिए, ये हमारा 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू गाइज।